हेलो एवरीवन, हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होपिंग दैट आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। माई सेल्फ विनीत खत्री एंड आज हम क्या करने वाले हैं, शायद टाइटल थंबनेल में आप सभी ने देख लिया होगा। ये जो हमारी सीरीज चल रही है क्विक प्लस 4 मार्क्स, इस सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेंगे। और ये जो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये काफ़ी बच्चों की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम रही है, जो है कैलकुलेशन ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। राइट, इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी सारे आते हैं, जिसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको दिया जाता है और मॉलिक्यूलर फार्मूला की हेल्प से हमें स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने होते हैं। कई बार टोटल स्टीरियो आइसोमर्स पूछ लेते हैं कि भाई कितने स्टीरियो आइसोमर्स हैं, या कितने इनेंशियोमेरिक पेयर हैं, या कितने डाइस्टीरियोमर हैं। बहुत तरह तरह के वेरिएशन है, लेकिन फंडामेंटली मॉलिक्यूलर फार्मूला से हमें ड्रॉ करना आना चाहिए स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर के बेसिस पे हमें स्टीरियो आइसोमर बताना आना बहुत बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कैसे करेंगे? तो पहले एक सवाल आपके सामने स्क्रीन पे दिया जा रहा है, ये जेईई मेन में पूछा जा चुका है। आप क्या करोगे? आप इस सवाल को पहले कोशिश करोगे, ठीक है? वीडियो को पॉज़ करो एंड ट्राई दिस क्वेश्चन प्रॉपर्ली। इस क्वेश्चन को ट्राई करें सभी के सभी, एंड फिर हम ओवरऑल इस कॉन्सेप्ट को डीप में स्टडी करेंगे कि भाई किस तरीके से ये सवाल सॉल्व किए जाते हैं। तो वीडियो को पॉज़ करो सभी के सभी, एवरीवन। हाँ जी, चलो होपिंग दैट आप सभी ने ठीक से ट्राई किया होगा। तो इस सवाल का जवाब तो हम एंड में करेंगे, है ना? पहले जो ये कॉन्सेप्ट है इसको देख लेते हैं। देखो भई, जब हमें कैलकुलेशन करना होता है यूजिंग मॉलिक्यूलर फार्मूला, अगर हमारे सामने मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया है, स्ट्रक्चर दिया है तो और भी आसान हो जाएगा, है ना? तो मान लीजिए हमारे सामने कोई भी मॉलिक्यूलर फार्मूला है, जैसे कि मान लीजिए हमारे सामने दिया हुआ है C4H8। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला में नॉर्मली कार्बन, हाइड्रोजन तो होता ही है, लेकिन उसके साथ ऑक्सीजन भी हो सकता है, या उसके अलावा हैलोजेंस भी हो सकते हैं, या उसके अलावा नाइट्रोजन भी हो सकते हैं। यानी फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, साइक्लाइजेशन हो सकता है, एरोमेटिक कंपाउंड हो सकता है, कोई फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, या इनका मिक्सचर भी हो सकता है। तो बहुत सारे वेरिएशन होते हैं, और ये जो कॉन्सेप्ट है इसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वैसे भी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन होता है। ठीक है? तो भाई देखो, इस वाले केस में सबसे पहले आते ही ना, जैसे ही हमारे सामने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हो, हमारा पहला स्टेप जो होता है वो होता है डीबी वैल्यू कैलकुलेशन। तो पहला स्टेप है भैया, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का वैल्यू निकालो। ये जो डीबी है इसी को डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी बोला जाता है। अब डीबी का फॉर्मूला हमारे टिप्स पे होना चाहिए। इसका फॉर्मूला जो होता है बच्चों, याद है आपको क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है C+1 माइनस ऑफ H+X माइनस N डिवाइड बाई 2। ये फॉर्मूला होता है C+1 माइनस ऑफ H+X माइनस N डिवाइड बाई 2। अब इसमें C होता है नंबर ऑफ कार्बन्स, H होता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स, X होता है नंबर ऑफ हेलोजन्स, N होता है नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। फॉर्मूला इस तरीके से डिजाइंड है कि कंपाउंड में चाहे ऑक्सीजन हो भी या नहीं भी हो, यहाँ पे फॉर्मूले में वो मैटर नहीं करेगी, यानी सवाल का जवाब तो भी सही आएगा। तो डीबी वैल्यू के हिसाब से ही हमें अंदाजा लगता है कि स्ट्रक्चर के अंदर रिंग होगी कि नहीं होगी, पाई बॉन्ड होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें फॉर्मूला अप्लाई करना आना चाहिए। अब भाई खट से हमने अप्लाई किया इसके अंदर, जब अप्लाई किया तो हमारा डीबी वैल्यू आएगा 1। अब निकाल लेना इतना तो यार, है ना? डीबी को डिटेल में करना है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट को तो आप वीडियो देख सकते हो, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है इसका। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा इसका डीबी वैल्यू। 1 आने का मतलब क्या है? जब डीबी वैल्यू 0 होता है, इसका मतलब किसी तरह का अनसैचुरेशन नहीं है, ना तो कोई पाई बॉन्ड है, ना ही कोई रिंग है। और 1 का मतलब क्या है? 1 का मतलब ये है, या तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड हो सकता है, या यहाँ पे एक रिंग हो सकती है। दोनों में से एक चीज पॉसिबल है। अब कैसे ड्रॉ करते हैं? तो इसका एक तरीका होता है। जैसे मान लो 4 कार्बन है, बॉन्ड लाइन नोटेशन का यूज करें। तो 4 कार्बन हमारे पास है, तो हम 1 2 3 4 जिगजैग फॉर्म में वी विल स्टार्ट विद द चेन, लॉन्गेस्ट चेन पॉसिबल, है ना? ये 4 है। 4 के बाद हमने क्या किया? हमने एक कार्बन कम किया और उसकी ब्रांचिंग कर दी, यानी यहाँ पे ब्रांचिंग भी तो पॉसिबल है। तो पेरेंट चेन लेंथ को पहले मैक्सिमम पॉसिबल पेरेंट चेन लेंथ लेंगे, फिर पेरेंट चेन लेंथ को हम छोटा करते जाएंगे जितना पॉसिबल होगा। अब इससे छोटा तो कर नहीं सकते, इससे छोटा करोगे तो फिर रिपीटेशन हो जाएगा, है ना? तो यहाँ पे अब पाई बॉन्ड भी तो बचा, क्योंकि यहाँ बोला हुआ है कि पाई बॉन्ड अगर है तो कंपाउंड में ओपन चेन है, और अगर रिंग है तो पाई बॉन्ड नहीं है। अब पाई बॉन्ड कहाँ आ सकता है? पाई बॉन्ड यहाँ आ सकता है, या पाई बॉन्ड यहाँ भी आ सकता है। सिमिलरली इसमें पाई बॉन्ड यहाँ लगाओ, यहाँ पे लगाओ, या यहाँ पे लगाओ, एक ही बात है भाई, एक ही बात है। तो यहाँ पे टोटल पॉसिबिलिटी जो आई 1 2 3 पॉसिबिलिटीज तो आ गई हैं। अब यहीं पे रिंग की बात करें तो स्टार्ट विद द बिगेस्ट रिंग पॉसिबल। दिस इज द बिगेस्ट रिंग विच इज पॉसिबल, 4 मेंबर रिंग विच इज पॉसिबल। देन इसके बाद
3 मेंबर्ड रिंग में ये पॉसिबल है, आप देख सकते हैं, और यहाँ पे 3 मेंबर्ड रिंग से छोटी रिंग तो पॉसिबल है नहीं। तो अगर देखा जाए तो यहाँ स्ट्रक्चर्स हमारे पास कितने आ गए, 1 2 3 4 एंड 5, ये स्ट्रक्चर्स। अब अगर इसमें बोला जाए कि भाई बताओ इसमें स्टीरियो आइसोमर्स भी कितने हैं, मतलब अगर हमको स्टीरियो आइसोमर्स भी इंक्लूड करने हैं तो हम क्या करेंगे। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे, देखो स्टीरियो आइसोमर्स में दो पार्ट रहते हैं, एक तो होता है ज्योमेट्रिकल, एक होता है ऑप्टिकल आइसोमर्स। यहाँ पे आप देख सकते हो, यू कैन चेक क्विकली कि यार ये जो पाई बॉन्ड है ना, ये जीआई शो कर रहा है। अब इसमें आपको कंडीशन फॉर जीआई आना चाहिए कि जीआई कब शो होगा या ऑप्टिकल आइसोमरिज्म कब शो होगा, राइट। तो वो अगर अपने को वो पहले से आना जरूरी है, हर चीज अभी बताऊंगा तो बहुत ही लंबा हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जीआई शो कर रहा है, तो यहाँ पे सिस ट्रांस दो पॉसिबिलिटी आ जाएगी, यहाँ और बाकी सब जगह कुछ शो नहीं होगा। तो अगर यहाँ ओनली स्ट्रक्चर्स की बात करें तो द करेक्ट आंसर वुड बी 5, और अगर इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स हम बात करें तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 6, क्योंकि यहाँ पे एक की बजाय दो फॉर्म होंगी, एक सिस और एक ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। तो किस तरीके से हम स्टीरियो आइसोमर्स कैलकुलेट करते हैं ये आपको समझ में आ गया नहीं। यहाँ पे जो टोटल स्ट्रक्चर्स अगर मैं बोलूं दैट इज 5, अगर हम स्टीरियो आइसोमर्स को इंक्लूड करें तो आंसर इज 6। इस तरीके से इन सवालों को किया जाता है। चलो करते हैं अगला क्वेश्चन। जैसे कि मान लो हमारे सामने आ जाएगा C3H6Cl2। सबसे पहले सभी के सभी क्या करेंगे भाई बच्चों, डीबी वैल्यू निकालो खट से, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालो। चलो निकाल लिया, दैट विल कम आउट टू बी 0। भाई C+1 कितना है 4, H प्लस एक्स कितना है 8/2 4, 4 - 4 0। 0 का मतलब है कंपाउंड के अंदर ना तो पाई बॉन्ड है ना ही किसी तरह का अनसैचुरेशन है, दोनों में से कुछ भी नहीं है। तो अब क्या करोगे, मतलब सिंपल है, स्टार्ट विद द लॉन्गेस्ट चेन। ये 3 कार्बन हो गए। अब 3 कार्बन के बाद पाई बॉन्ड वगैरह तो है नहीं, सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास 2 Cl है, तो 2 Cl को कहाँ लगाओगे, 2 Cl को या तो आप कॉर्नर पे यहाँ लगा सकते हो या यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। अगली पॉसिबिलिटी है 2 क्लोरीन्स को आप एडजेसेंट पोजीशन पे लगा सकते हो, या दोनों क्लोरीन्स को आप 1-3 पोजीशन पे भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे आपको पोजीशंस क्लियर होनी चाहिए आईपीएसी नेमिंग के हिसाब से, कि यहाँ पे पोजीशन आ रही है 1-1, यहाँ आ रही है 2-2, यहाँ आ रही है 1-2 और यहाँ आ रही है 1-3। अगर आपको पोजीशंस क्लियर है ना तो कभी आपसे गलती नहीं होगी। ये कॉमन कंफ्यूजन स्टूडेंट्स के दिमाग में ये रहता है कि सर समझ नहीं आता कि सेम बन गया या अलग बन गया, रिपीट तो नहीं हो गया। तो यार आप नंबरिंग करना सीखो। अगर आईपीएससी के हिसाब से सही नंबरिंग करोगे तो आपको पता लग जाएगा यार ये सेम है या अलग है। ओके, अब ये हो गए स्ट्रक्चर्स। तो अगर स्ट्रक्चर पूछा जाए तो स्ट्रक्चर कितने आ गए शायद आप देख के बता सकते हो, 1 2 3 4, 4 स्ट्रक्चर्स। लेकिन अगर यहाँ पे स्टीरियो आइसोमर्स को हमें कैलकुलेट करना है, इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स हमें बताना है, तो हमें चेक करना है कि कहाँ स्टीरियो पॉसिबल है। आप देख सकते हो ये सेंटर कायरल है, और जब एक सेंटर कायरल होता है तो उसकी दो कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है, आर या एस, यानी यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी आ जाएगी। दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, इनएंशोमर्स होंगे। तो यहाँ 1 2 3 4 5, 5 वुड बी द करेक्ट आंसर, 5 वुड बी द करेक्ट आंसर। चलो अब इसके बाद करते हैं अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई करना, ये है C3H5Br3। C3H5Br3, वीडियो को पॉज करें, वीडियो को पॉज करें, ट्राई करें इस सवाल को, सभी के सभी बच्चे ट्राई करें C3H5Br3 को। चलो भाई, होपिंग दैट तुमने ट्राई किया होगा। इसका डबल बॉन्ड न्यूक्लियर वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। अब 0 आने के बाद व्हाट विल यू डू, कुछ नहीं, मजे ही मजे। स्टार्ट विद द लॉन्गेस्ट चेन। 3 कार्बन में तो इसके अलावा कोई चेन पॉसिबल है ही नहीं पेरेंट में। अब यहाँ पे 3 ब्रोमीन लगाना है, 3 ब्रोमीन लगाना है, तो 3 ब्रोमीन एक ही कार्बन पे लगा सकते हैं, बीच में लगा सकते हैं कि यहाँ पे लगाएंगे तो कार्बन की मृत्यु हो जाएगी बेचारे की, 5 बॉन्ड नहीं बना सकता वो लाइफ में। तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा 2 ब्रोमीन को मैं एक ही जगह पे रखता हूँ और एक ब्रोमीन को मैं यहाँ पे ले जाता हूँ एडजेसेंट पोजीशन पे। दिस इज अनदर पॉसिबिलिटी जिसमें मैं क्या कर सकता हूँ, 2 ब्रोमीन को मैं यहाँ रखता हूँ, एक ब्रोमीन को मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, ठीक है। एक और पॉसिबिलिटी यहाँ पे है जिसमें हम तीनों ब्रोमीन्स को अलग अलग पोजीशन पे लगा सकते हैं, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। दीज आर द पॉसिबिलिटीज। यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी और है,
जो हमने मिस कर दी है वो है जब दोनों ब्रोमीन बीच में आएंगे और एक ब्रोमीन यहां पे आएगा। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द पॉसिबिलिटी। अगेन डाउट आए तो क्या करना है, नंबरिंग करना है ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ये सारे के सारे डिफरेंट है। अब स्ट्रक्चर कितना है, 1 2 3 4 5, 5 स्ट्रक्चर्स आर देयर। अब हमें चेक करना है कि क्या यहाँ पे कहीं स्टीरियो आइसोमेरिज्म हो रहा है। अगर हम चेक करेंगे तो विल सी क्लियरली कि यार स्टीरियो आइसोमेरिज्म तो यहाँ हो रहा है, ये सेंटर कायरल है तो यहाँ दो पॉसिबिलिटी आएंगी, उसके अलावा कहीं नहीं हो रहा है, उसके अलावा कहीं पे भी नहीं हो रहा है। अंडरस्टूड, क्लियर है। चलो अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, मान लीजिए यहाँ पे आ गया C7H8O। अब एक मैं टिप आपको देता हूँ, ट्रिक आपको बताता हूँ। जब भी डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का वैल्यू 4 या 4 से ज्यादा आए, जब भी डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का वैल्यू 4 या 4 से ज्यादा आए तो इसका मतलब दैट मस्ट बी बेंजीन कंटेनिंग। वैसे तो बेंजीन के अलावा भी देयर आर पॉसिबिलिटीज जिसमें 4 या 4 से ज्यादा डीबी आ जाता है, लेकिन हमारे सिलेबस में इन जनरल जो है, और अगर नंबर ऑफ कार्बन काफी हैं 7 8 हैं तो समझ में आ जाता है कि यार ये बेंजीन कंटेनिंग है। तो डीबी वैल्यू ऑफ 4 और ग्रेटर देन 4 इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ बेंजीन रिंग इन जनरल ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द केसेस। तो इस सवाल को करो, इसमें सिर्फ स्ट्रक्चर्स बताने हैं आपको, राइट, बेंजीन कंटेनिंग ही बताने हैं। टेल अस द बेंजीन कंटेनिंग स्ट्रक्चर्स, हाउ मेनी स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल। चलो सबसे पहले इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट वैल्यू निकालते हैं। देखिए इसका सबसे पहले अगर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का वैल्यू निकालें तो यहाँ पे क्या फंडा है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का वैल्यू अगर निकालेंगे दैट विल कम आउट टू बी 0, नहीं 0 + 4, 4 आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब 4 आएगा तो बेंजीन रिंग हमारे पास हो गया। बेंजीन रिंग का डीबी वैल्यू 4 होता है ना, 6 कार्बन तो यही कंज्यूम हो गए। अब हमारे पास बचा एक कार्बन और एक ऑक्सीजन। या तो हम बेंजाइल अल्कोहल बना सकते हैं या हम एनिसोल भी बना सकते हैं। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, इसके अलावा हम क्रेसॉल्स बना सकते हैं जिसमें हम CH3 लगा के OH को एक बार ऑर्थो पोजीशन, एक बार मेटा पोजीशन, एक बार पैरा पोजीशन पे लगा देंगे। तो 3 पॉसिबिलिटी हो जाएगी, चौथी हो जाएगी, पांचवी ये पॉसिबिलिटी हो जाएगी। इस तरीके से वी कैन थिंक कि यार कितने वेरिएशंस हो सकते हैं। अब पता है इसमें जितने सवाल करते हो ना उतना कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है, तो जितने क्वेश्चन करोगे, तो अगर आपको कमांड करना है इन क्वेश्चंस पे, जितने भी PYQs हैं एक बार के लिए उन्हीं के जितने भी ये स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चंस है ना उनको कर लो, मजे हो जाएंगे। ये क्वेश्चन आप पूछ कई तरीके से सकता है, आपसे पूछ सकता है कितने कंपाउंड्स ऐसे हैं जो ऑप्टिकली एक्टिव हैं, कितने ऐसे हैं जो न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट देंगे, क्योंकि यहाँ पे इन सवालों के साथ कंबाइन कर दिया जाता है खासतौर पे POC वाला पार्ट, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पार्ट। जैसे एक क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है, इस तरह का क्वेश्चन बहुत ही कॉमनली आता है। आपसे यहाँ पे दे दिया, क्या दे दिया, C5H12O, और आपसे पूछ लिया हाउ मेनी कंपाउंड्स विल गिव द पॉजिटिव लुकास टेस्ट इमीडिएटली। इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के कितने ऐसे कंपाउंड है जो लुकास टेस्ट इमीडिएटली देंगे। अब यहाँ पे फंडा क्या है, यहाँ पे आपको दो कॉन्सेप्ट आने चाहिए। एक तो लुकास टेस्ट कौन इमीडिएटली देता है, याद है तुम्हें, इमीडिएटली कौन देता है, या तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटायन हो या 3 डिग्री कार्बोकेटायन हो, यानी 3 डिग्री अल्कोहल इस टेस्ट को इमीडिएटली दे सकता है। तो हम इसके स्ट्रक्चर सारे नहीं बनाएंगे, सिर्फ वही बनाएंगे जो 3 डिग्री होंगे। तो याद रखिए स्ट्रक्चर के साथ POC यानी प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले जो टेस्ट होते हैं उनका बहुत अच्छा कॉम्बो होता है। सिमिलरली जैसे मान लो अपने सामने दे दिया ये C5H13N, C5H13N, अब ये हमारे सामने दे दिया। अब इसमें पूछ लिया भाई हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल अंडरगो डाइएजोटाइजेशन, कितने यहाँ पे डाइएजोटाइजेशन करेंगे। अब डाइएजोटाइजेशन आप समझ रहे हो कौन सा डिग्री अमाइन बनाना पड़ेगा, 1 डिग्री अमाइन बनाना पड़ेगा। तो इससे हमें पता लग गया कि भाई इसमें 1 डिग्री अमाइन ही बनाना है, बाकी मुझे नहीं बनाना है। गॉट इट। सिमिलरली इसी को हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ भी लिंक किया जा सकता है। आपसे पूछ सकता है कि कितने इसमें से स्ट्रक्चर्स होंगे जो हिंसबर्ग टेस्ट देंगे, या कितने कंपाउंड्स कायरल हैं, कितने कंपाउंड्स ऑप्टिकली एक्टिव हैं, कितने इनैंशोमर्स बनेंगे, कितने डायस्टोमर्स बनेंगे, यानी समझ रहे हो एक ही सवाल को पूछने के बहुत बहुत सारे तरीके होते हैं, न्यूमरस तरीके होते हैं। सिमिलरली इसको रिएक्शन से भी रिलेट कर देते हैं, जैसे कि रिएक्शंस होती हैं बहुत सारी,
जैसे कि हमारे सामने ये रिएक्शन है, और ये पर्टिकुलर रिएक्शन में ये बहुत ही पॉपुलर रिएक्शन है, ये जेईई एडवांस में भी एक बार क्वेश्चन आया था, अब तो जेईई मेन में भी आ चुका है। और यहाँ पे फोटो हेलोजिनेशन करा दिया और आपसे पूछा कि भाई बताओ फोटो हेलोजिनेशन करने के बाद कितने कायरल प्रोडक्ट्स बने, हाउ मेनी कायरल प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। तो दोनों काम हो गए, आइसोमरिज्म का कॉन्सेप्ट भी आ गया, प्लस साथ में फोटो हेलोजिनेशन का कॉन्सेप्ट मिक्स कर दिया। अब हमारे सामने जो सवाल की बात जिसकी हम कर रहे थे उसकी बात कर लेते हैं, वो है C4H6, राइट। तो क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, पर अप्रोच मैंने आपको आइडिया दे दिया कि किस तरीके से हमें सोचना होता है, हमें जम के प्रैक्टिस करनी होती है, और एक लिमिट के बाद हमें कायरल सेंटर्स को देखना होता है। ठीक है, हमें देखना होता है कि कहाँ कहाँ पे कायरल सेंटर है, कहाँ कहाँ पे जीआई शो हो रहा है, कहाँ 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 पे दोनों भी हैं, है ना। जैसे कि मान लीजिए हमारे सामने दोनों पॉसिबिलिटी है, जैसे ये वाला केस है हमारे सामने, ध्यान से देखिए इसको। अब इसमें हमें बताना है कि भाई कितने इसके स्टीरियो आइसोमर्स होंगे। तो इस स्ट्रक्चर के स्टीरियो आइसोमर्स अगर हमें बताने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमने देखा ये सेंटर कायरल, ये सेंटर कायरल, ये सेंटर कायरल, और ये सिस्टम जो है ये क्या शो कर रहा है, जीआई। तो ऐसे टोटल सिस्टम जो है ये हो गए हमारे एन, एन की वैल्यू कितनी हो गई 4, तो 2 की पावर 4 कितना आ गया, सभी जानते हैं। तो ये जो कैलकुलेशन है इट बिकम्स वेरी इजी, जिसमें बस हमें देखना होता है कहाँ कहाँ कायरल सेंटर प्रेजेंट है, उसके अलावा कहाँ कहाँ पे जीआई पॉसिबल है। ये सारे सिस्टम्स को ऐड करके हम देखेंगे तो यहाँ पे एन की वैल्यू आ जाएगी, जैसे कि यहाँ पे 4 आ गई, हमारा काम हो गया। यहाँ पे जब सिमेट्रिकल वाले केसेस आते हैं तब हमें कई बार फॉर्मूला अप्लाई नहीं होते और हमें चेक करना होता है, ड्रॉ करके चेक करना होता है। जैसे कि हमारे सामने मान लीजिए इधर 2 मिथाइल आ गए, एक मिथाइल यहाँ है, एक मिथाइल यहाँ है। अब यहाँ पे सिमेट्री आप देख सकते हैं, यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, इसके किसी न किसी फॉर्म में आएगी। तो यहाँ क्या होगा, जब ऐसा आएगा ना तो यहाँ पे ध्यान रखिए 4 की बजाय 3 आंसर आएगा। ड्रॉ भी करके देखोगे तो पता लग जाएगा। यहाँ पे जब ड्रॉ करके देखोगे तो फॉर्म्स जो हैं वो अलग-अलग आप बना सकते हो। जैसे कि दोनों को वेज पे ले लिया आपने, या आपने किसी एक को डैश पे लिया, किसी एक को वेज पे लिया, प्लस आपने इधर वेज पे लिया, इधर डैश पे ले लिया। अब कई बच्चे कह रहे होंगे सर दोनों को डैश पे ले ले। अगर दोनों को डैश पे लेंगे तो वो यही सेम होगा, रिपीट हो जाएगा, बिकॉज अगर आप एक्स एक्सिस के क्रॉस रोटेट करते हो इस कंपाउंड को तो जो आप सोच रहे हो वही बन जाएगा, दोनों डैश पे चले जाएंगे, बिलो द प्लेन चले जाएंगे। तो सिमेट्रिकल में सिंपल 2 की पावर 2 ना करके आंसर 4 की बजाय कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 4 की बजाय 3 विल बी द करेक्ट आंसर। अंडरस्टूड? यस। सो इस तरीके से जो ये क्वेश्चंस होते हैं इनको किया जाता है, राइट। एडवांस्ड में और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आते हैं जिनमें प्रॉपर ड्रॉ करके देखना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए ये क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, लेकिन हाँ मतलब मुझे लगता है कि हमें जेईई मेन के लिए भी कर लेना चाहिए, जिसमें सिमेट्री भी है, 2 कायरल सेंटर भी है और यहाँ पे जीआई भी पॉसिबल है। तब हमें ड्रॉ एंड चेक करना पड़ता है। तब यहाँ पे ड्रॉ एंड चेक करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा ये आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। इसमें हिंट मैं इतना दे देता हूँ कि एक बार इसका सिस फॉर्म लो, जैसे कि जो दिया हुआ है, तब ड्रॉ करके देखो, और फिर इसका ट्रांसफॉर्म लो। सिस के बाद जब ट्रांसफॉर्म लोगे तो उसमें भी आप ड्रॉ एंड चेक करके देखोगे, ठीक है। और इस तरीके से इन सवालों को किया जाता है। इनमें बस ये ध्यान रखना होता है कि जब हम ड्रॉ करते हैं तो नॉर्मली रिपीटेशन हो सकता है। कई बच्चों को लगेगा सर ये दोनों सेम है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ ये दोनों सेम किसी भी तरीके से नहीं है, राइट। क्योंकि ये जो दोनों आपको दिखाई दे रहे हैं, अगर मैं यहाँ पे रोटेशन करता हूँ ना इसको एक्स एक्सिस के अक्रॉस, तो ये नहीं बनेगा। दीज टू आर इनैंशोमर्स ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के इनैंशोमर्स होते हैं ये, राइट। अब यहाँ पे बचा कौन सा, वही क्वेश्चन जिसकी हमने बात करी थी, C4H6 हाउ मेनी साइक्लिक पॉसिबल स्ट्रक्चर्स आर देयर। तो C4H6 जो है ना, यहाँ पे इसका डीबी वैल्यू निकाल लो सबसे पहले। इसका डीबी वैल्यू कितना आएगा याद है आपको, इसका डीबी वैल्यू विल कम आउट टू बी 2। अब 2 जब आएगा इसके अंदर तो रिंग्स क्या क्या पॉसिबल है, तो देखो 2 में रिंग के साथ ये पॉसिबल है या तो 2 रिंग्स हो जाए, या एक रिंग के साथ एक पाई बॉन्ड हो जाए, 1 रिंग 1 डबल बॉन्ड। चलो पहले 2 रिंग्स वाला बनाते हैं। 2 रिंग्स वाला ऑप्शन नॉर्मली हम पहली बार में खुद से नहीं सोच पाते, ये होता है 2 रिंग्स वाला ऑप्शन, क्योंकि 4 कार्बन में हमें लगता ही नहीं कि 2 रिंग कैसे पॉसिबल है। तो ये प्रैक्टिस से ही आता है, ये अपने आप से सोचना पहली बार में बहुत कठिन है।
उसके अलावा 4 मेंबर्ड रिंग में पाई बॉन्ड लगा लो, फिर आप 4 से छोटी रिंग पे आओ और अब पाई बॉन्ड लगाओगे तो पाई बॉन्ड यहां पॉसिबल है, पाई बॉन्ड यहां पॉसिबल है, पाई बॉन्ड यहां पॉसिबिलिटी। दीज आर द पॉसिबिलिटीज, दीज आर द वेरियस स्ट्रक्चर्स विच आर पॉसिबल। तो यहाँ पे कुछ ऐसा, यहाँ कुछ ऐसा, यहाँ कुछ ऐसा। तो 3 मेंबर्ड रिंग, 4 मेंबर्ड रिंग या 2 रिंग्स इस तरीके से आ सकती हैं, राइट एवरीवन, है ना। तो नाउ आई थिंक टू सम अप, आपके सामने कोई भी फॉर्मूला दिया है तो उसके स्ट्रक्चर बना लो, स्ट्रक्चर दिए हैं तो उसके अंदर क्या करना होता है आपने देख ही लिया। अगर अनसिमेट्रिकल है तो कायरल सेंटर जीआई दोनों को चेक करना होगा हमें। तो स्टीरियो आइसोमर्स का फाइनल कंक्लूजन ये है कि स्टीरियो आइसोमर्स में आपको ऑप्टिकल एज वेल एज ज्योमेट्रिकल दोनों का ख्याल रखना होता है, उसके बाद ही सवाल आपसे बन पाएगा। ठीक है, चलो बच्चों, होपिंग दैट ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और बाकी ये जो क्विक प्लस 4 सीरीज है इसको पूरा फॉलो करिए, एंड दिस विल हेल्प यू इन योर जेईई मेन एज वेल एज आई थिंक एडवांस्ड। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप डूइंग वेल, लव यू ऑल।